अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलीना शिगरी के साथ। नाज़रीन, बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ तक जो बात सामने आई वो ये थी कि सैलाब जो है अब तकरीबन दरियाए सिंध के बंद भी तोड़ता हुआ ज़िले दादू में दाखिल हो चुका है और सिंध मोस्ट अफेक्टेड इस वक्त एक रीजन नज़र आ रहा है, सूबा नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला। और इस वक्त इमदादी सरगर्मियों के हवाले से, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और इस वक्त लोगों को वहाँ पर जो ज़रूरियात, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ नंबर्स भी आपके साथ डेटा शेयर करेंगे जो इस रवा हफ्ते हुकूमत की जानिब से भी पेश किए गए। लेकिन मईशत को बताया जा रहा है 10 अरब डॉलर का नुकसान है और जो हलाकतों की भी जो तादाद और रिपोर्टेड जो नंबर है, नेचुरली यकीनन इससे कहीं ज़्यादा हलाकतें हुई हैं जो कि अंडर रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्ट नहीं हुई हैं अब तक। और 3 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो इस हालिया सैलाब से मुतासर हुए हैं, बारिशों से मुतासर हुए हैं। और महकमा मौसमियात ने रवा माह भी बारिशों की पेशगोई, मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल JDC ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र, सबसे ये बताइएगा कि आप चूँकि बहुत माशाल्लाह एक्टिवली काम कर रहे हैं और सैलाब ज़दगान की इमदाद जिस तरह से पहुँचाई जा रही है, इस वक्त मदद कैसे आवाम कर सकती है और कैसे की जाए? देखें बहन, इस वक्त सबसे मेन चीज ये है कि उनको खेमे, मच्छरदानी और पका हुआ खाना पहुंचा दें ताकि वो अपना मुश्किल टाइम निकाल सकें। 2 चीजें हैं जो उनके लिए मौत बन गई हैं, एक है भूख और दूसरी है धूप। तो मैं तो सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि हर हद तक जाए, कैसे उनको पका हुआ खाना भिजवाया जा सकता है। उसके लिए टिन पैक हो, उसके लिए बिस्किट हो, उसके लिए भुने हुए चने हो, उसके लिए दूध टेट्रा पैक हो, उसके लिए जूस हो। और मैंने तो यहाँ कराची में ऐलान कर दिया कि कोई भी बरादरी, कोई भी लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो मोहल्ले से जमा करते हैं पका हुआ खाना, बिस्किट, जूस, दूध और भेजना चाहें तो उनके ट्रक का किराया, उनके सुजुकी का किराया, जो भी कन्वेंस है वो JDC से ले लें। तो इससे बड़ी हम और क्या ऑफर करें, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं आगे अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों तक फौरन ये चीजें पहुंचानी है। लोग मच्छरों के लिए रो रहे हैं फोन करके। आप सैलाबी मच्छर का साइज तो देखें क्या होता है, लोग किस हालत में, लोगों के हाल अच्छा नहीं है। ज़फ़र, मुझे बताएं सिचुएशन, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड, आप तमाम उन जगहों पे मौजूद हैं और आप जाके देख भी रहे हैं। इस वक्त लोगों को बताने की भी बहुत हद तक ज़रूरत है, हुकूमती नुमाइंदों को भी ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट भी, जब हुकूमती नुमाइंदे भी वहां पर पहुंचे तो एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है लोगों के साथ। लोगों में गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो सिचुएशन का आप और तमाम रिफाई इदारे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सिचुएशन है क्या उस वक्त वहाँ पर? ठीक है, इस वक्त सिचुएशन ये है वहाँ पर कि जहाँ सड़कें हैं वो तो बिल्कुल ही समझे एक तरह से खत्म हो चुकी हैं। जो अंदर की सड़कें, जो बाहर सड़कें रह गई हैं, आज ही ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारी ट्रक जो जा रहे हैं वो धंस रहे हैं, उनको टूट रहे हैं, नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा लें, जब किसी भी इलाके को, जगह को, शहर को दूसरे शहर से मिलाने वाली चीज का नाम होता है सड़क। जब सड़कें ही नहीं बच पा रही हैं तो अंदाजा लगाएं लोगों का हाल क्या होगा। मतलब हमें, मैं समझता हूँ, हर तरह की मदद करनी चाहिए इस वक्त अपने पाकिस्तानी भाइयों की, और हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, जैसे जैसे दिल चाहे, जिस पे भरोसा है, जिस पे एतमाद है, उसके जरिए भिजवाएं, खुद भिजवाएं। अगर खुद अपना चल के जा सकते हैं वहां पर चल के जाएं। लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी वाज़ेह बता रहा हूँ कि जिन इलाकों में असल तबाहियां हैं वहां तो ना लाइट है, ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, ना उनके पास मोबाइल फोन है। वो तो बेचारे आप तक अपनी मुसीबत बता भी नहीं सकते और लोग अच्छे कंडीशन में नहीं है। लेकिन ये कि इसमें अपना हिस्सा डालें, तो सब खानदान वाले मिलके कंबल लिहाफ दे दें, 2-4 टेंट दे दें, किसी एक को भेज दें, वो जाए वहां पर देकर आ जाए। तो कोई दूर नहीं है, 5-4 घंटे का सफर कर लें और मैं समझता हूँ सवाब भी मिलेगा। और हमारे मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भाई जो है उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा आपकी जानिब से दिया जाने वाला कोई भी टेंट, कोई मच्छरदानी या पका हुआ खाना। तो इसमें आगे बढ़े प्लीज। राइट ज़फ़र, मुझे ये भी बताइएगा कौन कौन से आपके ख्याल में वो तमाम इलाके हैं, और आपने क्योंकि हाईलाइट भी किए होंगे जहां तक अभी तक इमदाद नहीं पहुंच सक रही, और आप मेंशन भी जिस तरह कर रहे हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है इस हालिया सैलाब में। देखें, आपके सामने बलूचिस्तान है, आपके सामने सिंध है, आपके सामने जनूबी पंजाब है, आपके सामने KPK है। जहाँ जहाँ आफत आई है, अभी तो मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद 10% लोगों तक भी पहली दफा वाली इमदाद या खाने का पैकेट नहीं पहुंच पाया होगा। यहाँ तो करोड़ों लोगों की बात है, 3.5-4 करोड़ लोगों की। तो ये तो भी इंतजार में है, बस वो दुआ कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ असद बड़ी नजरों से देख रहे हैं। राइट ज़फ़र, ये भी साथ साथ बताएं कि जो लोग मतलब इमदाद किस लिहाज से नकद भी दी जा सकती है, और क्या वो लोगों को देना इस वक्त ज़्यादा फीजिबल होगा आपके ख्याल में?
पैसे, जो लोग पैसे देना चाहते हैं? देखिए, लोग जो है वो सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं बेसरो सामानी के आलम में, उनको खेमे पहुंचा दिए जाएं, उनको मच्छरदानियां दे दी जाएं, उनको जो है पका हुआ खाना दे दिया जाए, उनको बिस्किट के कार्टन दे दें, खजूर दे दें, चना दे दें, दूध टेट्रा पैक के डब्बे दे दें, जूस दे दें, पानी दे दें कि भाई ये लो तुम्हारा 3, 4, 5, 6 दिन का आसरा हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब नहीं मालूम अगली इमदाद तुम तक कब पहुंचेगी। तो इस वक्त प्लानिंग की जरूरत है और इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की जरूरत है ताकि किसी इंसानी अलमिया की तरफ ना बढ़े। जफर, मुझे साथ साथ मैं चाहती हूँ आपकी वीडियोस जो हैं वो तो सोशल मीडिया पे लोग देख ही रहे, लेकिन पाकिस्तानियों के जज्बे के भी हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि कभी भी इस किस्म का सानिया जब भी पेश आया है, जब भी किसी नेचुरल कैलामिटी ने पाकिस्तान को हिट किया है, तो पाकिस्तानी अपने हम वतनों की मदद के लिए हमेशा पेश नजर आए हैं। इस जज्बे के हवाले से जो आप देख रहे हैं एलियाने कराची के हवाले से, क्या कहेंगे? हमारा राब्ता ज़फ़र अब्बास साहब से मुनक़ता हो गया है। हम चाहेंगे कि राब्ता बहाल हो ताकि मैं ज़रूर उन तमाम तक ये बात ज़फ़र अब्बास के थ्रू भी हम पहुंचा सकें कि पाकिस्तानी बिल्कुल एक वो कौम है जो कि कभी पीछे नहीं हटी है। जब भी मुश्किल में मुल्क नज़र आया है, मुल्क की आवाम किसी मुश्किल के घेरे में नज़र आई है, पाकिस्तानी हमेशा आगे बढ़े हैं और अपने हम वतनों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आगे नज़र आए हैं। हम दोबारा चाहेंगे कि ज़फ़र अब्बास को राब्ता हम बहाल करें ताकि उनसे हम मज़ीद इस हवाले से, और एलियाने कराची ने बहुत ही, और सिर्फ कराची की बात नहीं, हर शहर में तकरीबन हर शहर के अंदर सोसाइटीज़ में इस किस्म के कैंप्स लगाए गए हैं और बहुत भरपूर इमदाद जो है पहुँचाई जा रही है ताकि वो सैलाब मुतासरीन तक पहुँचे। और जिस तरह ज़फ़र भी कह रहे थे कि इस वक्त खेमों की ज़रूरत है, नेचुरली जो खुले आसमान तले इस वक्त लोग बैठे हैं, बेघर जो हमारे अफराद बैठे हैं, तो उनको इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उनको खेमे दिए जाएं उनको, और जो नेचुरली जिस तरह से अभी वो मज़ीद भी एक हेल्थ हैज़र्ड की जो बार बार निशानदेही की जा रही है कि बहुत सारे इस वक्त डिजीज़, बहुत सारे अमराज ऑलरेडी फूट पड़े हैं, उससे भी बचाव के लिए मेडिकल कैंप्स वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स का पहुँचना बहुत ज़रूरी है और लोगों की इमदाद ताकि की जा सके और उन तक वो मेडिकेशन पहुँच सके, उनको बचाया जा सके। लोग इस वक्त ये है कि इवन जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनके चप्पलें नहीं पहने, जूते नहीं हैं, कपड़े उनके पानी में दिन गुजार रहे हैं, पानी में है या मिट्टी में है या गंद में जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं। तो उनको जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको इमदाद पहुंचाई जाए। कुछ स्टैट्स के भी हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रवा हफ्ते, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हफ्ते उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जर्नलिस्ट से मुलाकात की और उसमें उन्होंने एक ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, सैलाब के बाद की जो सिचुएशन है उस पर बात की और साथ साथ नंबर्स भी शेयर किए थे, स्टैट्स शेयर किए थे और मॉनसून रेंज ने कितना अफेक्ट किया है सैलाब और बारिशों ने। 29 अगस्त तक के ये तमाम डेटा शेयर किया गया है। तो इस हवाले से ज़रूर बताना चाहेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होते हैं तो हम आपको बताएंगे कि जून से अगस्त तक के ये जो सेमाई है इसमें 30 साल औसत से तकरीबन 190 से ज़्यादा फीसद से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, विच इज़ लाइक 15.38 इंच, 390.7 ये मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बहुत इससे कहा जा रहा है कि अफेक्टेड एरिया भी 2 मिलियन एकर्स तक का अफेक्टेड एरिया इस वक्त सैलाब से नज़र आ रहा है। हम आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अफेक्टेड पॉपुलेशन 33 मिलियन तक की, यानी कि 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद के लोग जो है वो मुतासर हुए हैं और इन बारिशों से। और नंबर ऑफ़ पीपल रेस्क्यूड बताया जाता है 51,275 पे, ये 29 अगस्त तक के डेटा है। और पर्सनस इन रिलीफ कैंप्स 40 ये जिस तरह से बताया जा रहा है 4,98,442 के करीब। और इसके साथ साथ ही इम्पैक्ट इंजरीज और डेथ्स बताई जा रही हैं 1136, ये तो उस वक्त तक हलाकतों की तादाद बताई गई 29 अगस्त तक की फिगर्स। इससे नेचुरली इससे बहुत बड़ा, क्योंकि ये डिज़ास्टर है और बहुत बड़े पैमाने पर तबाहियाँ हुई हैं, जानी माली, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है, कारोबारी जो है
बुनियादी ढांचे हैं, तमाम को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसको दोबारा एक रिहैबिलिटेशन और बिल्डिंग बैक का जो प्रोसेस है वो बड़ा कठिन है। इससे लॉसेस जो लाइक आई सेड अर्लियर के इकोनॉमी को लॉस जो बताया जा रहा है $10 बिलियन का, इनिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक $10 बिलियन से ये कहीं ज़्यादा नेचुरली लोगों के एस्टिमेट्स भी हैं इस हवाले से। सो मैसिव इनंडेशन की वजह से ये डेथ टोल भी कहा जा रहा है कि जी इट्स लाइकली टू इंक्रीज़, और यहाँ पे जो मुतासर हुए हैं अफराद, जो इंजरीज़ हुई हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनमें 386 के करीब बच्चे हैं, 393 के करीब ख़वातीन हैं, 855 के करीब मर्द हजरात की तादाद बताई जाती है। 386 बच्चे तकरीबन हलाकतें उनकी बताई जा रही हैं, 227 ख़वातीन की हलाकतें और 501 के करीब ये जो डेटा के मुताबिक। कैलामिटी हिट डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं हम। कैलामिटी हिट डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो टोटल बताई जा रही है दैट इज 72, 72 के करीब, इससे कहीं ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 भी डिक्लेयर हो चुके हैं एज मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, और नंबर ऑफ तहसील्स जो बताई जा रही हैं वो 221, और इसके साथ यूसीज की जो तादाद है वो 6597। डैम लेवल्स की भी आप स्लाइड दे सकते हैं। डैम लेवल्स जिस तरह से इंक्रीज़ हुए हैं वो भी के मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल और स्टोरेज और जो 29 अगस्त तक का जो लेवल था वो तमाम आप स्लाइड पे मुलाहिजा कर सकते हैं। रिस्पॉन्स जो नज़र आता है, रिस्पॉन्स में रेस्क्यू और रिलीफ बाय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और आर्म्ड फोर्सेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, रिक्विजिशनिंग ऑफ आर्मी अंडर आर्टिकल 245 और इन्वेस्टमेंट इन कॉम्पनसेशन पैकेज, ये तमाम चीज़ें आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद थे और वहाँ पर भी उन्होंने इमदादी ग्रांट का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको पता है कि वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा किया और साथ साथ वहाँ पर भी इमदादी ग्रांट का ऐलान किया गया था। रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड जो हमें मिली हैं, जिनमें टेंट्स हैं, मस्कीटो नेट्स हैं यानी मच्छरदानियाँ हैं, फूड पैक्स, फर्स्ट एड किट, जेरी कैन, डी वाटरिंग पम्प्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो हमें अशिया मौसूल हुई हैं। ये आप इसके अगली वाली स्लाइड में हमारे पास जो रिलीफ असिस्टेंस मिल चुकी हैं। दुनिया भर के ममालिक इस वक्त आगे आके हमारी मदद के लिए और स्पेशली असिस्टेंस अनाउंस कर रहे हैं, और इसी हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस ने भी मिलके एक फ्लैश अपील भी जो है वो लॉन्च की है। जो गवर्नमेंट की जो अपील है, पाकिस्तान की जानिब से जो अपील है, इंटरनेशनल अपील फॉर असिस्टेंस, उसको लॉन्च किया गया है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके अगली स्लाइड भी दिखाते चले। इमीडिएट नीड्स में शेल्टर और टेंट्स, जफर अब्बास साहब भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। नेचुरली एनजीओज, रिफाई इदारे, बिसाइड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान, और तीनों मेरे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, सभी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त पेश हैं। और इसके साथ साथ ही एनजीओज और रिफाई इदारे भी बहुत इस वक्त का काम जो है वो उनकी जानिब से किया जा रहा है। इमीडिएट नीड्स जो हैं वो शेल्टर और टेंट्स, फूड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, हेल्थ सपोर्ट, वाटर एंड सैनिटेशन। नेचुरली जिस तरह हमने कहा कि पीने का साफ़ पानी भी वहाँ पर अभी लोगों को मैसर नहीं है, और जो आलूदा पानी है उससे जो हम अमराज की बात कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ अभी नुकसान जो है इसका क्वांटम बहुत एक बड़े स्केल पे और बहुत मज़ीद बढ़ने का खदशा है। सो इस हवाले से लाइफ स्टॉक सपोर्ट इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, तो इमीडिएट नीड्स में हमारे ये तमाम सामने आती हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये तो फिगर पास है और नुकसान जो है उसका 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। 50% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन जो हम 3 करोड़ 30 लाख अफराद बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो ये दिस मेक्स अप टू 15% ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 6.6 मिलियन आर सिवियरली अफेक्टेड। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि, और जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हालिया बारिशों और सैलाब के वजह से जो पाकिस्तान तबाहकारियों का सामना कर रहा है, जितना जानी, माली
नुकसान हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, इस हवाले से, और जो हमने इकोनॉमी के भी रिलेटेड जो टारगेट सेट किए थे रवा माली साल के बजट में, उस हवाले से हम ज़रूर अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। माहिर माशियात इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब ये टारगेट्स रिवाइज हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी तबाहकारी और जिस स्केल पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो तबाहकारी हुई है, उसके बाद और वो तबाही के बाद पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा ग्रो करती हुई नहीं नज़र आएगी, और हमें नेचुरली इस हवाले से बड़ी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। रवा हफ्ते के आगाज़ पे हमने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो हमारी डील है उसका रिव्यू था और डील रिज्यूम हुई है, और बड़ा एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद अब ये डील जो कि बड़े सियासी जमातें या सियासी जमात एक वो जो डिरेल करने की कोशिश थी, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एक तासुर दिया जा रहा था मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वो डिरेल करने की कोशिशें और सब कुछ सबोटाज करने की कोशिशें जो हो रही थी, और बड़ा एक ऑडियो भी एलिजिड ऑडियो सरफेस की, और उसके बाद बचा लिया गया उस सिनेरियो से भी। और मंडे जब ये रिज्यूम हुई, रिव्यू हुआ और ये रिज्यूम हुआ ये IMF के साथ मुआहिदा, तो उसके बाद एक इंप्रेशन अब ये दिया जा रहा है कि शायद अब हर हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में हालात और माशी हालात हमें बेहतर होते हुए नजर आएंगे? ऐसे में आज फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी जानिब से, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो नंबर्स, जो आदाद शुमार रिलीज हुए हैं, जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, और उसमें लबाब ये था कि जो ईयर ऑन ईयर जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं SPI का, उसमें इंक्रीज देखा जा रहा है। SPI 45.50%, यानी कि 45.50%, ये इसमें इजाफा अलार्मिंग है। 23.7% हमने ऑलरेडी 27.3% हमने ऑलरेडी एक देखा था। इन्फ्लेशन जो कोर इन्फ्लेशन है 27.3% पे, वो इससे मजीद अफराद जो हैं वो पॉवर्टी लाइन यानी कि गुर्बत की सतह से नीचे आते हुए एक वो जो तादाद है वो आपको बढ़ती हुई उसमें नजर आएगी, और ये गुर्बत की शरह से नीचे जो है वो रहने पे मजबूर होंगे, क्योंकि जाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है, और तकरीबन 3 रुपए तक का इजाफा जो किया गया है, दैट इज़ अराउंड 235.98 पे अब पेट्रोल आ चुका है 236 पर। तो ये और इसके बाद इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इस पर बात करने के लिए माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त कर चुके हैं। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ज़रा महंगाई के हवाले से ज़रा बता दें। 27.3% इन्फ्लेशन, आपको SPI भी 45.50% पे। सर, ये महंगाई किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? लोग किस तरह से बर्दाश्त कर सकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए लीना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो है ना इस वक्त फैक्टर है, चैलेंजिंग जो सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मसला ये है कि पहले से आपको पता है एनर्जी और फूड में जो है जो इजाफा था कीमतों में, तो बहुत ज्यादा जो है वो हिस्टोरिक हाई पे रहा है। पिछले कोई अगर आप 6 महीने से 1 साल का अंदाजा लगाएं, और पिछले 4 से 5 महीनों में तो ऑयल प्राइसेस ने जो है वो रिसेंट रिकॉर्ड भी बनाए हैं, और उसके बाद अब थोड़ी ऑयल प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो है थोड़ा लैग के साथ इम्पैक्ट आता है। एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जाती है तो फौरन होता है, उसके अलावा जो प्रोडक्ट के अंदर प्राइसेस होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के थ्रू इंक्रीज की जाती हैं, वो फिर उसका 2-3 महीने में इम्पैक्ट आता है। तो अभी जो आपके पास इन्फ्लेशन आई है उस महंगाई की वजह वो पिछले 2-3-4 महीने हैं, जिसमें फूड और ऑयल की कीमतों में बहुत बेताशा जो है इजाफा हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, वही अब लोकल मार्केट में नजर आ रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो फ्लड्स हैं, क्योंकि फ्लड्स की वजह से हमारे यहाँ तकरीबन $10 अरब का नुकसान हुआ है। और मैं थोड़ा सा रिलेट करूं कि ये 1973 से लेकर 75 के बीच में फ्लड्स आए थे, वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग थे, और तकरीबन यानी कि इकोनॉमिक मैं सेंस में बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेजिंग इसलिए थे। वैसे भी जानों का तो जो है वो ज़िया हुआ, लेकिन उसमें तकरीबन कोई 8 से 9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस वक्त भी हमारी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे उस हिसाब से थी, 27% जब आपकी जो इन्फ्लेशन हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1973 से लेकर 75 के बीच में डिफरेंट मंथ में 27% तक इन्फ्लेशन गई थी। तो ये वाला जो एरा है वो उससे थोड़ा सिमिलर है महंगाई के हिसाब से। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के हम करते नहीं है,
जो है हमारी हार्वेस्टिंग टाइम पे होती नहीं उस तरह से होनी चाहिए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर स्पेस में, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ फिर उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट पे कमोडिटीज में इजाफा होता है। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि अगले 3 महीनों में इन्फ्लेशन हो सकता है 30% से भी ज्यादा क्रॉस कर जाए। उसके बाद फिर जनवरी से लेकर जून का जो हाफ ईयर आएगा अगले साल का पहला हाफ जो होगा, उसमें आपको इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि टफ सिचुएशन है महंगाई के हवाले से। राइट, बट जो हमने टारगेट्स खुर्रम साहब सेट किए थे नेचुरली इस बजट में, रवा माली साल के बजट में, उसमें भी आप एक फिर ये सैलाब के बाद, क्योंकि वो सैलाब से पहले का एक सिनेरियो था, इसके में भी आप रिवीजन, एक मेजर रिवीजन देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझें कि जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है वो बजट काफी हद तक इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि एक मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें रिवाइज होंगी। उसमें देखे ना जो मैक्रो टारगेट्स थे उसमें गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3.5 से 4%, 4-4.25% तक हो सकता है जीडीपी ग्रोथ हो जाए, फिर इन्फ्लेशन जो है 12.5% पे हो, फिर आपका रुपी जो है 206 रुपए पे, डॉलर और रुपी की जो पैरिटी है वो 206 207 के करीब पे बजट किया गया था। तो सारे मैक्रोज आउट हो चुके हैं इस वक्त, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपका इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक तो अनरियलिस्टिक वो टारगेट थे नंबर 1, और दूसरा फ्लड्स ने आपकी एग्री इकोनॉमी को जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। तो उसकी वजह से आपके यहाँ एग्रीकल्चर के टारगेट जो जीडीपी में तकरीबन 20% हिस्सा एग्रीकल्चर का हमारे होता है कंट्रीब्यूशन, जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से वो इफेक्ट होगा। फिर आपके यहाँ एक्सटर्नल टारगेट जो थे कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम होंगी, और आपके यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट जो पहले हुआ वो 5-6% था, अब जाके 2.5% की बात हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि वीट क्रॉप आपकी जो है वो अफेक्ट हुई है, फिर शुगर है, शुगर केन है, राइस है, और इसके अलावा कॉटन जो आपका जो है ना वो ये कहने आपकी लाइफलाइन है आपकी एक्सपोर्ट की, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, वो आपको जो है 2.5 से 3 बिलियन डॉलर आप वैसे इंपोर्ट करते हैं तो आपको एडिशनल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो टोटल इम्पैक्ट आपका इंपोर्ट पे एज वी स्पीक तकरीबन $5 अरब का हो सकता है अभी जब हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के एडिशनल जो आपका नेट आउटफ्लो हो सकता है वो $5 अरब का हो सकता है। इसका मतलब ये कि इनको दोबारा से गवर्नमेंट को दोबारा से IMF के साथ 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो एग्जिस्टिंग जो टारगेट्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, बजट को थोड़ा सा हो सकता है रिवाइज करना पड़े। उसके अलावा आपके जो फ्लक्स से नुकसान हुए हैं उसकी वजह से एक रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी भी चाहिए होगी, क्योंकि आपको एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए ये सारी बजटरी सपोर्ट के लिए, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है ना वो ज्यादातर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है ना वो मकसद के लिए, एक्सटर्नल अकाउंट के लिए। आपके यहाँ जो बजटरी सपोर्ट है उसमें आपको जो है वो काफी इनफ्लो की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है। ऑल्दो चैरिटी है, एड के थ्रू आ रहे पैसे, पर स्टिल आपका गैप $4-5 अरब का मुझे लगता रहेगा, जो कि जब तक IMF की जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी उसके अलावा मजीद वो $1-2 अरब नहीं दे देते उस वक्त तक मेरे नहीं ख्याल चीजें जो है वो काबू में आएंगी। राइट, बट खुर्रम साहब लाइक यू मेंशन्ड IMF के साथ आपने कहा एग्जिस्टिंग जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज होने होंगे। IMF की कंट्री रिपोर्ट भी जारी हुई है, GDP की आपने जिस तरह बात की और हुकूमती एस्टिमेट्स भी आपने 3.5% 4% तक के बताए। यू थिंक कि ये रिपोर्ट भी अब रेलेवेंट हो गई है मौजूदा सिनेरियो में? देखिए रिपोर्ट तो बड़ी रेलेवेंट है, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट इरेलेवेंट होगी, लेकिन रिपोर्ट का ज्यादातर मेरे ख्याल में मतन जो है ना वो इस चीज पे जो है वो ड्राइव किया गया है कि पीछे जितना पूरा साल गया है उससे क्या हुआ है, और अब जो फ्लड से रिलेटेड नुकसान है उसके हिसाब से इतना ज्यादा कोई बात नहीं की गई। मेरे ख्याल में पूरी चीजें रिवाइज होंगी। ये तो IMF की ये बताया गया IMF में कि 6 महीनों में क्या हुआ और कहाँ से किस तरह से सब्सिडी जो है पहले दी गई, तो सब्सिडी की वजह से डिले हो गया प्रोग्राम। फिर उसके बाद ग्रोथ में क्या जो है वो इश्यूज आए और किस तरह से चैलेंजिंग हो गई ग्रोथ, और चैलेंजिंग इस तरह से हो गई कि पिछले साल 6% तक आप पहुंच गए थे रिवाइज टारगेट के हिसाब से, और इस मतलब आप 3.5 भी करने बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है 2.5% ग्रोथ भी अगर हमारी रियल GDP ग्रोथ हो जाए इस साल तो बहुत बड़ी बात होगी लीना, क्योंकि ये जो फ्लड्स है इसने आपकी एग्री इकोनॉमी को खराब किया है। तो मेरे ख्याल में एग्री इकोनॉमी आपका 20% अगर जो है वो स्विंग होता है या उसमें जो है इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली आपका 20% ऑफ GDP यानी कि 3.5% अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका तकरीबन कोई 60 बेसिस पॉइंट 70 बेसिस पॉइंट रफली आप ये समझेंगे 3% से भी नीचे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री भी उससे हर्ट होगी, क्योंकि इंडस्ट्री की मेन रॉ मटेरियल इनपुट ही आपकी एग्रीकल्चर से आती है। जब आपका रॉ मटेरियल कम होगा, आप इम्पोर्ट करेंगे तो नेचुरली आपके इंडस्ट्री का पे भी प्रेशर होगा। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों जो सेगमेंट्स हैं बड़े GDP के वो इम्पैक्ट होंगे। तीसरी चीज अलीना के पूरी दुनिया में रिसेशन की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर हैं, तो आपके यहाँ ग्रोथ तो प्रेशर में रहेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है ये स्ट्रैटेजी जो है वो सप्लाई साइड पे कैसे गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे जो है वीट इंपोर्ट कर ले, टाइम पे जो है वो आपके रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर ले,
और जो है फ्लड की जो रिलीफ प्रोग्राम है इसको जो है स्पीड अप करे समहाउ। एबिलिटी नहीं है अभी हमारे पास, हमने कभी अपनी कंटीजेंसी प्लानिंग ही नहीं की, हमने कभी ये सोचा ही नहीं होता, रॉन्ग बेसिस पे चलते हमने ये सोचा ही नहीं होता पॉलिसी मेकर्स ने कि जी कोई कैलामिटी भी आ सकती है, कोई बड़ा जो है इशू भी बड़ी कोई जो है वो हमारे साथ हादसा भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की कौमें जो है प्लानिंग के साथ चलती हैं, वो इस चीज को अकाउंट फॉर करती हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हमेशा नहीं रहते, ग्लोबल फोर्सेस हमेशा जो है वो दो स्ट्रीम्स में घूमती रहती हैं। तो इस वजह से आपके प्लानिंग का बड़ा भुगतान है, जिसकी वजह से आपके छोटे मोटे कैलामिटी भी आपके बड़े अजाब बन जाते हैं। राइट खुरम साहब, और ये बड़ी अलार्मिंग एक चीज़ आपने बीच में मेंशन की कि 2.5% भी अगर हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। जीडीपी आप कह रहे हैं रवा माली साल की अगर अचीव हो जाए, और कीपिंग इन माइंड द सिनेरियो, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जितनी तबाही और जितने स्केल पे एग्रीकल्चर और ये तमाम को नुकसान पहुंचा है, इससे 2.5% भी अगर पाकिस्तान अचीव करे तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी आपके मुताबिक। खुरम साहब ये ज़रूर बताइएगा, आज मिफ्ता साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत पाकिस्तान के पास 13 माह का वक्त है, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है, और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। क्या तरजीहात इनकी दुरुस्त थी मौजूदा हुकूमत की? देखिए तरजीहात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कोई और चारा नहीं है ना, कोई भी गवर्नमेंट आती है और उसे अगर ये पता लगता है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली यही रहा है कि हर 5 साल के साइकिल पे, अब तो साइकिल भी छोटा होता जा रहा है, अब तो 3 साल के साइकिल पे आपके यहाँ जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस आ गया था। हमारे यहाँ यही है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, अलीना आपको भी पता है, आप भी पूरा ऑब्जर्व करके आई हैं ओवर द पीरियड, कि कंजम्पशन को हम जो है वो डेट के थ्रू फ्यूल करते हैं। कंजम्पशन बेस्ट चीज है दुनिया में ग्रोथ को जो है वो बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को जो है सपोर्ट करने के लिए। कंजम्पशन जो है वो लाइफ लाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की, लोग खर्च करते हैं तो बढ़ती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलता है प्रोड्यूस करने का। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम ना कैपेसिटी क्रिएट करते हैं लोकली, ना वो कंपेटिटिवनेस क्रिएट करते हैं, ना प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, ना हम जो है उसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ना फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं। हम हमेशा रेंट सीकिंग के पीछे पड़े रहते हैं, और रियल स्टेट जैसे लीस्ट प्रोडक्टिव जो है वो आपके एसेट को जो है हम एमनेस्टी के थ्रू जो है वो सपोर्ट करते हैं। ये सारी गवर्नमेंट्स ने किया है, और कुछ सेगमेंट्स को हम जो है सपोर्ट देते हैं। हमारी पॉलिसीज के अंदर इनकंसिस्टेंसी है, एक तरफ हम कोई इंसेंटिव देते हैं, दूसरी तरफ हम उस इंसेंटिव को जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। तो देखिए जब भी आपकी होलिस्टिक पॉलिसी नहीं बनेगी, गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं होगी, ओवरऑल आपकी जो है वो बिजनेस क्लाइमेट ठीक नहीं होगा, आप इंसेंटिवाइज करके सपोर्ट करके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप एजुकेशन हेल्थ पे जो है ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आप सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करेंगे, तो आपके ये क्राइसिस हमेशा 5 साल 3 साल अब तो 2 साल आते रहेंगे। तो हमारे यहाँ इशू यही है कि हम ग्रोथ तो हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ आवाम खर्च करना जानती है, उसे थोड़ी सी भी इनकम उसकी इम्प्रूव होती है तो वो खर्च करती है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए। लेकिन इशू हमारे यहाँ ये है कि उस खास कंजप्शन की ब्लेसिंग है हमारे पास, जो कंजप्शन का हमारे पास एक पावर है, उसको हम सही तरीके से लोकल बिजनेस के थ्रू जो है वो लेवरेज नहीं करते, उसकी वजह से हमारे हमेशा क्राइसिस आते हैं। तो ये तरजीहात की जो आप बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि दोबारा से हमें IMF के पास जाना पड़ा, तो गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई, तो उनकी तरजीहात क्या, उनको तो ये करना ही था, ना करते तो डेफिनेटली हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही बात है। जी खुरम साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन अब एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि IMF के साथ जो डील, जो मुआहिदा था वो बहाल हो गया, और उसके बाद शायद मीशत बड़ी अब बेहतरी की तरफ अब जाती हुई दिखाई दे रही है। डिफॉल्ट का जो खदशात पहले जाहिर किए जा रहे थे मौजूदा को उनकी जानिब से, वो उससे भी बचा लिया गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन खुरम साहब मैं चाहूंगी आप हमें मजीद थोड़ा सा जरूर वक्त दें, ताकि मैं इस पे और फिर हुकूमत का फोकस इस वक्त होना क्या चाहिए, फोरमोस्ट क्या चीज इस वक्त टेकअप करने की जरूरत है, उस पर जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खुरम शहजाद साहब से मुल्की मईशत और इस वक्त महंगाई की शरह के भी हवाले से। खुरम शहजाद साहब, IMF की जो डील रिज्यूम हुई है और जो बहाल होने के बाद एक इम्प्रेशन मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये दिया जा रहा है कि अब ये 7वीं और 8वीं ट्रांच जो है वो हमें मिल जाएगी तो बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, और इसको सबोटाज करने के लिए वो जो पॉलिटिकल आपको पता है कि जिस तरह का एक इम्प्रेशन दिया जाता है। सर ये इस डील के रिज्यूम होने के बाद होने क्या जा रहा है, और क्या मईशत आपने जो जिस तरह की एक पिक्चर शो की है, क्या वैसी ही सूरत हाल रहेगी? देखिए वो जो बात की जाती है कि अब जो है सिचुएशन IMF के प्रोग्राम के बाद जो है बेहतर होगी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में दी जाती है कि आपको पता है अलीना कि दुनिया भर में जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स जब आपके रिस्क बढ़ जाते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाते हैं, और आपके पास कर्जों की अदायगियों के पैसे नहीं होते या बहुत कम होते हैं,
और आपकी करेंसी बहुत ज्यादा जो है गिरावट का शिकार हो जाती है, तो फिर आपको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है। और फिर सारे इन्वेस्टर्स भी दुनिया के, क्रेडिटर्स भी दुनिया के, जो कर्जे भी देते हैं, जो इन्वेस्ट भी करते हैं, उसके अलावा जो बैंक्स भी हैं दुनिया के और जो कंट्रीज भी हैं, वो सारे उस वक्त आपको कर्जा देते हैं जब आप जब IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो IMF प्रोग्राम में जाने के लिए सिर्फ $1.2 बिलियन के लिए IMF प्रोग्राम में नहीं गए, या पहले भी IMF प्रोग्राम में जाते रहे तो वो इसलिए नहीं जाते रहे कि 1 अरब मिल जाएगा, 2 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। वो इसलिए होता है कि IMF प्रोग्राम जब आपको इंडोर्स कर देता है, साइन कर देता है कि ठीक है हम इस कंट्री के साथ प्रोग्राम में जा रहे हैं और इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको एक तो ऑफकोर्स डॉलर्स की कमी नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल ऐसी सपोर्ट दी जाएगी जिससे आप अपनी इमीडिएट कर्जों की अदायगियां कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोग्राम होता है, उसकी शराइत होती है और वो शराइत हम पूरी करते हैं ऑफकोर्स, तब जाके प्रोग्राम भी पूरा होता है। तो उस तरह से वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, ये सारे बड़े बड़े डोनर्स जो हैं ये आपको फिर प्रोग्राम फंडिंग, प्रोजेक्ट फंडिंग ये सब देते हैं। तो उससे होता ये कि कर्जों की अदायगियों के लिए मजीद कर्जे आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अब तो ये इशू हमारे यहाँ हो गया है, हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा जो है शर्मसार होना चाहिए कि अब जो है सऊदी अरेबिया जैसे आपके पुराने दोस्त और UAE जैसे पुराने दोस्त, कतर जैसे पुराने दोस्त, वो भी अब IMF का वेट पहले करते हैं। इवन चाइना भी ये सोच के आपके साथ डील कर रहा होता है। अब बहुत उससे सपोर्ट किया चाइना भी, वैसे भी बगैर कोई जो है वो उसके कंडीशंस के बाद स्टिल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद आपको वो फंडिंग सारी खुलना शुरू हो जाती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है 1 साल में, 2 साल में अपने कर्जों की अदायगियों की। राइट। खुर्रम साहब, मुझे एक आखिर में ये भी बात बता दें कि एक इंप्रेशन जो दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए परहैप्स ये किया जाता है, लेकिन जनरल अवाम में भी एक ये तासुर पाया जा रहा है कि जी हमें इस वक्त इवन मौजूदा हालात को देखते हुए हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए भारत के साथ या किसी और मुल्क के साथ। कितनी जरूरी है दीगर ममालिक के साथ, बिलखसूस भारत के साथ, मतलब ट्रेड पाकिस्तान अगर रिज्यूम होती है तो वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? अरे ये पूरे रीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये हमारी जो है ये कह लें अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है कि चाइना और इंडिया जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमीज और सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज जो हैं वो आपके बिल्कुल पड़ोसी हैं आपके, और इवन इस तरफ ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, सेंट्रल एशिया है। आपको मैं बताऊं अलीना, हम इतने जबरदस्त जगह पे अल्लाह ने हमें जो है वो ये खित्ता दिया है, ये एरिया दिया है कि एक तरफ ऑयल ही ऑयल है, रिसोर्स फुल जो है कंट्रीज हैं, यानी कि इतनी रिसोर्सेज है उनके पास कि वो यानी कि आप ऑयल कह लें, गैस कह लें एक तरफ, दूसरे एंड पे दुनिया की तकरीबन 30 से 35% आबादी है जो कि इस सारी रिसोर्सेज को यूज करने वाले हैं। तो आप सोचें एक तरफ आपके यहाँ खाना देने वाले हों, एक तरफ खाना खाने वाले हों, आप बीच में हो तो आप कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और ये हमने जो है पिछले 70 सालों में ये हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। मेरा पॉइंट ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, हम ईरान के साथ करें, हम ट्रेड और तो सबके साथ करें, लेकिन जहां पे हमारी फंडामेंटल बात आती है, अगर कश्मीर की बात आती है, वो हमारी एक पोजीशन है, उस पे उससे कोई हटरा नहीं है, उससे कोई विड्रॉ नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और इसी के साथ साथ ही मुझे प्रोग्राम रैप अप करने का कहा जा रहा है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।